माय डियर गुड स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे, आपको मुझसे शिकायत होगी, मैं जानता हूँ। बेटा क्या करूँ ना कि बीच में वीडियो डाल आपको क्लास में नहीं ले पाया। कारण क्या था कि इधर बीच का जो कुछ शादी ब्याह का सामाजिक बातें में कभी कभी व्यस्तता आ जाती है और डिले हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोगों ने क्लास 12th बायो के लिए इनहेरिटेंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, वो वाली जो बात चैप्टर था, उसके लिए आपने डिमांड किया था। उसमें एक पॉइंट था लय कोपेरान। तो बेटा आइए लय कोपेरान पर आज हम लोग बात करेंगे। और लय कोपेरान बात करने से पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर कुछ कंटेंट्स हैं जो थोड़ा सा स्टोक तो नहीं कर सकते, लेकिन चैप्टर से रिलेटेड हैं। लेकिन लय कोपेरान को जानने से पहले हम आपसे कुछ कहूँ लय कोपेरान के बारे में, इसके पहले आपको एक थोड़ा सा समय को बचाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ ये जो फ्लो चार्ट है, इसको थोड़ा सा आप जो है उसका ले लीजिए। ये क्या लेते हैं इसको आप जो है इसका एक, हाँ बोल, हाँ बेटा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद यस ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करें। यस समझौता आप ले चुके होंगे। अच्छा बेटा, लैक ओपेरान, यहां जरा शब्द पे फोकस कीजिए। लैक ओपेरान, इन शब्दों में लैक का मतलब क्या हुआ? यहां लैक का अर्थ है लैक्टोज। लैक्टोज जो कि एक डाइसैकराइड है। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड्स। तो दो सैकराइड मोनोसैकराइड के मिलने से क्या बनता है? डाइसैकराइड बनता है। तो यहां पर ये डाइसैकराइड है। और ये डाइसैकराइड या लैक्टोज करता क्या है? ये लैक्टोज क्या काम करता है? ये इंड्यूस करता है किस चीज के लिए? किसी बंद ओपेरान को खोलने के लिए, किसी बंद ओपेरान को खोलने के लिए। अब आप कहेंगे सर लैक तो आपने बता दिया, ये ओपेरान क्या है फिर? हाँ बेटा आइए ओपेरान के बारे में बात करते हैं। कुछ नहीं, ओपेरान इज ए सेट ऑफ जीन्स इन इस्चरिचिया कोलाई। अब आप ध्यान रखिएगा, इस्चरिचिया कोलाई में ही, मैं नहीं समझता कि ओपेरान इस्चरिचिया कोलाई में, लेकिन हाँ सबसे पहले ओपेरान को जो है इस्चरिचिया कोलाई में ही खोजा गया था। तो ये जान के लीजिए, आप इतना ही जानिए कि ओपेरान क्या होते हैं? सेट ऑफ जीन्स होते हैं, जीनों के समूह, समुच्चय होते हैं। यहां पर किस प्रकार के जीनों के समुच्चय होते हैं? पॉलीसिस्टोनिक या मोनोसिस्टोनिक जीनों के क्या होते हैं? ये सेट होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक ये समुच्चय आपको प्रोकैरियोट्स में मिलता है, और मोनोसिस्टोनिक जीन्स का सेट जो है वो आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। ये भी क्लियर कर लीजिए कि पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक का अर्थ क्या है। पॉलीसिस्टोनिक मीन्स मेनी जीन्स मेनी प्रोटीन्स, मेनी जीन्स मेनी फंक्शन। पॉलीसिस्टोनिक, सिस्टोन के मीन्स होता है जीन, पॉली बहुत सारे। तो होता क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे जीन्स क्या होते हैं, उनके बीच में कोई कॉमा, कोई ब्रेकिंग नहीं होती, कंटिन्यू जीन होते हैं। कई जीन और कई प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए उनको पॉलीसिस्टोनिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए थोड़ा सा इधर झलक देख लीजिए, जैसे ZYA क्या है? ये तीन जीन हैं, लेकिन तीनों जीन के बीच में कोई भी इंटरप्रिटेशन, कोई भी ब्रेकिंग नहीं है। ये तीनों जीन बिना एक दूसरे से पृथक हुए, सेपरेट हुए क्या है, एक ही सेट में उपस्थित है। ये पॉलीसिस्टोनिक है। मोनोसिस्टोनिक में क्या होता है? वन जीन वन फंक्शन, वन जीन वन प्रोटीन। तो यहां क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक में क्या होगा कि जो भी जीन होंगे, एक जीन दूसरे जीन से इंट्रॉन्स के द्वारा सेपरेट होते हैं। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? नॉन कोडेड जीन, अर्थात जीनों का वह समूह जिसमें कोडेड जीन्स के बाद नॉन कोडेड जीन्स, फिर कोडेड जीन, फिर नॉन कोडेड जीन उपस्थित हों। अर्थात जीन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए रिस्पांसिबल जो जीन हैं, उन जीनों के बाद कुछ नॉन कोडेड जीन्स हो जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट न करते हो, जो ट्रांसक्रिप्शन में सपोर्ट न करते हो, ऐसे जीन्स नॉन कोडेड जीन्स कहलाते हैं। और प्रायः वन जीन वन सिस्टोन
के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं, और ये मोनोसिस्टोनिक जीन्स आपको जो है यूकोरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, उसकी चर्चा यहाँ करना अभी लाजिम नहीं है, हम लोग चूंकि पहले ओपेरान समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म ओपेरान है, इस टर्म ओपेरान को सबसे पहले फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1960 में एक पेपर में पब्लिश किया था। ध्यान, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, इस ओपेरान वर्ड को सबसे पहले फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1960 में एक पेपर में पब्लिश किया था। क्या उन्होंने सर्च किया? नहीं, पब्लिश किया था। और इस वर्ड को क्वाइंड, ओपेरान, लैक ओपेरान वर्ड को क्वाइन किसने किया था? ये वर्ड किसने दिया? फ्रैंकोइस जैकब, एएम लॉफ एंड जैकी मोनार्ड ने 1961 में क्या किया? इस ओपेरान के लिए, इस तृतीया कोलाई में इस प्रकार के ओपेरान के लिए एक वर्ड दिया, जिसको उन्होंने लैक ओपेरान कहा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 साइंटिस्ट, ये जो है जेनेटिस्ट और ये जो है केमिस्ट, इनके साथ इनके सहयोगी रहे होंगे, ये तीनों ने मिलकर के इसको वर्डिंग दिया। हाँ, ये वर्ड दिया क्या? लैक ओपेरान वर्ड को दिया 1961 में। लेकिन फ्रैंकोइस जैकब और जैकी मोनार्ड को इनके इस श्रेय के लिए इनको एक्सक्लूड कर दिया गया, और 1965 में 1965 में इनको नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया। ये इनकी उपलब्धि थी, और वास्तव में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। अब आगे क्या हुआ? डिफिनीशन क्या हो सकता है? डिफिनीशन क्या है? ओपेरान इज ए ग्रुप ऑफ जीन्स इन एस्चेरिचिया कोलाई रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलाइजिंग लैक्टोज, यानी एस्चेरिचिया कोलाई में लैक्टोज को पचाने वाले जीनों के समूह को लैक ओपेरान कहा जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह से यदि लैक्टोज को पचाने वाला जीन लैक ओपेरान कहलाता है, तो इसी सेंस में हम और भी क्या देख सकते हैं? लैक्टोज को पचाने वाला जीनों का सेट लैक ओपेरान है, ट्रिप्टोफान को पचाने वाला जीनों का सेट टीआरपी ओपेरान है, अर्जिनिन को डाइजेस्ट कराए मेटाबोलाइज करने वाला जीनों का सेट एआरजी ओपेरान होगा, हिस्टाडीन एमिनो एसिड का डाइजेशन कराने वाला जीनों का सेट एचआईएस ओपेरान होगा, और वेलाइन एमिनो एसिड का डाइजेशन कराने वाला जो जीनों का सेट होगा वो वेल ओपेरान कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ओपेरानों का सेट है। आइए थोड़ा सा आगे देखें। यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा था कि ये ओपेरान क्या है? जीनों का सेट होता है। तो किस प्रकार के जीनों का सेट होता है? ध्यान रखिएगा, इस ओपेरान में 2 प्रकार के जीन होते हैं, रेगुलेटरी जीन और फंक्शनल जीन। फंक्शनल जीन माने वो जीन जो ट्रांसक्रिप्ट करके, ट्रांसक्रिप्ट करेंगे पहले, फिर ट्रांसलेट करेंगे, इसके बाद क्या काम करेंगे? वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे जीनों को फंक्शनल जीन कहा जाता है, और ऐसे जीन जो इनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं उनको रेगुलेटरी जीन कहा जाता है। तो लैक ओपेरान में PIPO ये 4 जो है क्या है? ये 4 रेगुलेटरी जीन हैं, जिसमें से P1 नहीं लिखा रहता है, और एनसीईआरटी में भी P1 का चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ जो पहला P है, ये देखिए, ये जो पहला P है, ये P जो है ये प्रमोटर ऑफ इनहिबिटरी जीन का है। इस जीन का ये प्रमोटर है। ठीक, और ये प्रमोटर किसका है? इसका है। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर का प्रमोटर ये P, इनहिबिटर का प्रमोटर ये। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं PIPO, ये रेगुलेटरी जीन्स हैं, और यहाँ पे जो ZYA लिखा गया है, ZYA क्या है? यह
यही फंक्शनल जीन है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 3 जीन है, तीनों जीन मिलकर के 3 प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तीनों जीन मिलकर 3 प्रकार से ट्रांसक्रिप्ट होंगे, ट्रांसलेट होंगे और 3 प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार से ये फंक्शनल जीन है। अब इनके बीच में कोई जो है ब्रेकिंग नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये पॉलीसिस्टोनिक है। क्या है, पॉलीसिस्टोनिक है। ये फंक्शनल जीन पॉलीसिस्टोनिक कहे जाते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि लाइकोपेरान में जो जीनों का सेट होता है वो कौन कौन होता है, तो बेटा एक आपके लिए कॉमेडियन वर्ड हम आपको दें, पीपोजिया। पीपोजिया अगर याद रखें तो हमें लाइकोपेरान के जितने जीनों का सेट है वो आपको सीक्वेंस वाइज याद रहेगा। ध्यान रखिएगा, पीपोजीवाई, पीपोजिया। ये लास्ट में जो देख रहे हैं ये तो डीएनए है ही, ये जो लास्ट का देख रहे हैं ये टर्मिनेटर है। यानी यहां पर आकर के जो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन आकर के यहीं रुक जाएगा, ये टर्मिनेटर है। ठीक है, तो ये जो है कहीं कहीं एनसीईआरटी में केवल इतने को ही क्या करते हैं, ये लाइकोपेरान मानते हैं। लेकिन लाइकोपेरान का जो ऑपरेटर ये है, ये किस काम आता है, ये इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि जनरली ये ऑपरेरान स्विच्ड ऑफ कंडीशन में होता है। लेकिन जब ये आता है, कौन, लैक्टोज आता है, तो लैक्टोज क्या करता है, इसको ओपन करता है, स्विच डाउन करता है। कैसे करता है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। यहां देखिए, अब जरा स्ट्रक्चर देख लें। तो ओपेरान कितने प्रकार के होते हैं, ओपेरान हमारे जो है 2 प्रकार के होते हैं। ओपेरान या तो स्विच ऑफ होता है, बंद अवस्था में रहता है, या तो स्विच डाउन रहता है। 1 मिनट, थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। स्विच डाउन और स्विच ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखो। आप देखते हो कि गेहूं पिसवाने के लिए चक्की में जाते हैं, जब चक्की पर गेहूं नहीं होता है तो चक्की बंद होती है, क्योंकि गेहूं है ही नहीं तो चक्की पीसेगी क्या। लेकिन जब गेहूं आ जाती है तो गेहूं को पीसने के लिए चक्की चालू हो जाती है। तो कहने का मतलब, बैक्टीरिया के सराउंड यदि लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज उसको कंटिन्यू अवेलेबल है, तो क्या करेगा, ग्लूकोज को ही डाइजेस्ट कराने वाला ग्लूकोज का ऑपरेशन जो है चालू रहेगा और उससे उसको कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन बाय द वे, जब कभी बैक्टीरिया को ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता, लैक्टोज यानी मोनोसैकेराइड अवेलेबल न होकर के डाइसैकेराइड जब कभी उसको मिलता है, तो उसकी एनर्जी की नीड को फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है, एक अपना साइड ऑप्शन रखता है। बैक्टीरिया के जीन में, डीएनए में साइड ऑप्शन होता है कि इन केस अगर ग्लूकोज नहीं मिला तो हम लैक्टोज को भी खा करके उसको पचा करके उससे एनर्जी ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये ऑप्शनल जीन होता है या सेट ऑफ जीन होता है, ओपेरान होता है, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट कराता है। वो कहते हैं ना कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अरे भाई, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो कांटा माने ग्लूकोज को ही खा करके हम जिंदा रह सकते हैं। ये उनकी एडॉप्टेबिलिटी है। तो आइए, जिस समय यदि जो है बैक्टीरिया को यदि ग्लूकोज मिल रहा है तो लैक्टोज को पचाने वाला ओपेरान बंद ही रहेगा, जरूरत ही नहीं है। तो जब बंद रहेगा तो उस समय क्या कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन रहेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये लाइकोपेरान का ऑपरेटर है, ये लाइकोपेरान का प्रमोटर है, ऑपरेटर का ये प्रमोटर है, और इस ओपेरान को स्विच ऑफ करने वाला इनहिबिटर, इसको इनहिबिट करने वाला ये इनहिबिटर जीन है। अब इसको ऑपरेट करने वाला ये प्रमोटर है। ठीक है, तो जब ओपेरान बंद होगा तो कब बंद होगा, जब ओपेरान बंद होगा यानी जब बैक्टीरिया को लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो लैक का ओपेरान है, ये लैक ओपेरान क्या काम करेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रमोटर इस इंड्यूसर को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। तब यह इनहिबिटर क्या काम करेगा, यह ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और मैसेंजर आरएनए फिर तुरंत ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनहिबिटरी प्रोटीन बना देगा। ये इनहिबिटरी प्रोटीन बना दिया। ठीक है, ये इनहिबिटरी प्रोटीन बन गया किसके द्वारा,
इस आई के द्वारा। अब ये इनहिबिटरी प्रोटीन क्या काम करेगा, सीधे जाकर के इस ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा, इस ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा। और कंटिन्यू जब तक लैक्टोज नहीं मिलेगा तब तक यह ओपेरान का सेट लाइक ओपेरान बंद ही रहेगा, और बार बार यह प्रोमोटर इस इनहिबिटर को एक्टिवेट करता रहेगा, और यह इनहिबिटर ट्रांसलेशन के द्वारा इस प्रकार के सप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता रहेगा। और यह सप्रेसर प्रोटीन आकर के क्या काम करेगा, इस ऑपरेटर को क्या करेगा, ब्लॉक किए रहेगा। जब ब्लॉक किए रहेगा, ऐसी कंडीशन रहेगी तो यह ओपेरान स्विच्ड ऑफ ओपेरान कहलाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो स्विच्ड ऑफ ओपेरान होता है उसके लिए एक दूसरा वर्ड इंड्यूसिबल ओपेरान भी यूज होता है। ठीक, आगे ध्यान रखिएगा। अगली कंडीशन, यदि लैक्टोज मिल गया, ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो गई और लैक्टोज अवेलेबल हो गया, तो क्या होगा, लैक्टोज आके क्या काम करेगा, ये लैक्टोज इंड्यूसर का कार्य करता है। ये लैक्टोज क्या करेगा, इंड्यूसर का कार्य करेगा। और यह इंड्यूसर लैग क्या काम करेगा, यह इंड्यूसर लैग क्या काम करेगा, इस इनहिबिटरी प्रोटीन की, इस इनहिबिटरी जीन के द्वारा जो प्रोटीन बना था सप्रेसर प्रोटीन, इस सप्रेसर प्रोटीन को ही ब्लॉक कर देगा। जब यह सप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक हो जाएगा तब इसको ब्लॉक करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ बेटा, तो मैं कह रहा था कि जब लैक्टोज अवेलेबल हो जाएगा तो यह लैक्टोज क्या काम करेगा, ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन के द्वारा जो सप्रेसर प्रोटीन बना था, इस सप्रेसर प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा। जब सप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक हो जाएगा तो जा करके ये इस ऑपरेटर को ब्लॉक कर ही नहीं पाएगा। जब ऑपरेटर ब्लॉक नहीं होगा तब क्या होगा, तब इस ओपेरान को ओपन होने का चांस मिल जाएगा। और तब क्या होगा, अब देखिए मैसेज का फ्लो कैसे होता है। अब देखिए कैसे मैसेज फ्लो होता है, जब यह ऑपरेटर फ्री हो जाएगा तो क्या काम करेगा, ये यहां से मैसेज इस ऑपरेटर, इस प्रोमोटर पे जाएगा। तब क्या करेगा, ये ऑपरेटर इस अपने प्रोमोटर को इंड्यूस करेगा। जब प्रोमोटर इंड्यूस हो जाएगा तो क्या करेगा, अब ये इस फंक्शनल जीन को एक्टिवेट करेगा। ये एनसीईआरटी में नहीं कहा गया है, लेकिन आप यहां पर ध्यान देखिएगा। मैं जहां तक मेरा अध्ययन है, मैं अपने अध्ययन का आधार कर सकता हूं कि ये ऑपरेटर सबसे पहले जेड वाले जीन को एक्टिवेट करेगा। और जब जेड वाला जीन एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद फिर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। और ट्रांसलेट करके क्या करेगा, ये परमिएज एंजाइम बनाएगा। ये परमिएज एंजाइम बनाएगा। ठीक, परमिएज एंजाइम की पहली जरूरत क्या पड़ी, इसलिए कि ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के सराउंड चारों तरफ क्या है, ये लैक्टोज अवेलेबल हो गया है। ग्लूकोज कभी था, इस समय नहीं है, तो यहां पर क्या है, लैक्टोज है। अब इसके चारों तरफ ग्लूकोज नहीं है। ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज क्या करेगा, ये इस लैक्टोज को अंदर जाना चाहिए। जब ग्लूकोज था, मोनोसैकेराइड था, स्मॉल मॉलिक्यूल था, ये आराम से अंदर जा सकता था। लेकिन अब उसके जगह डाइसैकेराइड लैक्टोज आ गया। लैक्टोज का साइज बड़ा है, डाइसैकेराइड है, तो इसको अंदर जाने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, सबसे पहली जरूरत यह है कि इस लैक्टोज को अंदर जाने के लिए पोर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। पोर की साइज को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये वाई वाला जीन एक्टिवेट होकर क्या काम करेगा, ये परमिएज एंजाइम ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा और परमिएज एंजाइम बनाएगा। परमिएज एंजाइम से क्या हो जाएगा, ये जो पोर्स हैं, पोर की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब पोर की साइज बढ़ जाएगी तो बेटा ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, इस लैक्टोज का एंडोस्मोसिस होगा। अब हम जानते हैं लैक्टोज के एंडोस्मोसिस के लिए क्या करना होगा, यहां भी लैक्टोज कुछ मॉलिक्यूल चाहिए,
तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल लैक्टोज का इस बैक्टीरिया में पहले से ही अवेलेबल होता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ लो कंसंट्रेशन, इधर हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से ये लैक्टोज क्या करता है, इस पोर के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाता है। ये लैक्टोज क्या करेगा, इस पोर के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाएगा। और जब अंदर प्रवेश कर जाएगा फिर क्या होगा, अंदर प्रवेश करने के बाद फिर क्या काम करेगा, अब इसके डाइजेशन की आवश्यकता होगी। तो अब क्या होगा, ये ऑपरेटर पहला पहला इसको सीक्रेट किया, दूसरे टाइम में क्या करेगा, यह जेड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा सेकेंड अटेम्प्ट में। तो जेड क्या करेगा, जेड एंजाइम क्या काम करेगा, ये एक्टिवेट होकर के ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन बनाएगा। एंजाइम प्रोटीन बनेगा, बीटा गाल कहिए या बीटा गैलेक्टो, गैलेक्टोस, गैलेक्टोस क्या एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज करेगा क्या, जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ध्यान रखिएगा, ये जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसको मिल जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलेगा तो यहां पर जो क्या आया है, लैक्टोज आया है, लैक्टोज, ये लैक्टोज, इस लैक्टोज पर क्या करेगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गाल माने बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस पर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके इस डाइसैकराइड को मोनोसैकराइड में तोड़ेगा। कौन सा तोड़ेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ये ब्रेक कर देगा। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक करने के बाद फिर क्या होगा, ये सारी चीजें बैक्टीरिया के अंदर हो रही हैं, ये सारी चीजें बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म हो रही हैं। अब लैक्टोज, ये इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने क्या काम किया, लैक्टोज को बैक्टीरिया के अंदर ब्रेकअप कर दिया, दो मोनोसैकराइड में तोड़ दिया, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज। ठीक, अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से क्या होगा, ग्लूकोज का जो ऑपरेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसका डाइजेशन होकर के क्या करेगा, बैक्टीरिया को क्या करेगा, एनर्जी देना शुरू कर देगा, एनर्जी देना शुरू कर देगा। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी फॉर्मेशन द्वारा बैक्टीरिया को लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना ये शुरू कर देगा, जैसे पहले हो रहा था। लेकिन ये जो गैलेक्टोज है, ये एक गैलेक्टोज क्या होगा, यानी दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल तो काम आ रहा है, बाकी एक मॉलिक्यूल जो है अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन अधूरा नहीं पढ़ने पाएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड टाइम में जब इतना हो जाएगा तो ये तीसरा स्टेप इस पर आएगा, ये जो ये वाला है जीन है, यह जीन एक्टिवेट होगा और यह जीन एक्टिवेट होकर क्या काम करेगा, यह ट्रांस एसिटाइलेज यानी क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, इसका अनुलेखन होगा, अनुवादन होगा और क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। ट्रांस एसिटाइलेज, TRANSACETYLASE, ट्रांस एसिटाइलेज। एज लग गया तो अपने आप एंजाइम है, एज लग गया तो एंजाइम हो गया। तो एज शब्द लग गया तो उसके बाद में एंजाइम शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन कर देगा। अब ट्रांस एसिटाइलेज क्या काम करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज इस ग्लैक्टोज को क्या करेगा, ग्लूकोज में ट्रांसफर कर देगा। ट्रांस ACETYLASE, ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा, इस ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। जब इसमें कन्वर्ट हो गया तो क्या हुआ, अब ये भी ग्लूकोज क्या करेगा, मेटाबोलाइज होकर के बैक्टीरिया को एनर्जी देना शुरू कर देगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि लैक्टोज का इस लैकोपेराइन के द्वारा दो राउंड में, एक राउंड में ग्लूकोज से एनर्जी मिली, फिर दूसरे राउंड में क्या होगा, एक ही लैक्टोज के मॉलिक्यूल से फिर ग्लैक्टोज क्या होगा, ये एसिटाइलेज
एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और ग्लूकोज से उसको फिर एनर्जी मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लाइकोपेरान। ठीक है, लाइकोपेरान में हमें इतना ही पढ़ना था, बहुत बड़ा नहीं है, तो आप इसको समझ जाइए। और फिलहाल अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कीजिएगा, फिर हम क्लास में लेकर इसको और भी डिटेल में आपको जो है ब्रीफ कर देंगे। थैंक यू। तो बेटा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बेस्ट ऑफ लक।